बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के लोक प्रशासन विषय के इस YouTube चैनल में लोक प्रशासन विषय के प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लोक प्रशासन प्रथम वर्ष में आपका जो पहला पेपर है लोक प्रशासन के तत्व, उसके अंतर्गत हम आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो क्लास का वह है प्रशासन का अर्थ। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके सिलेबस के अंतर्गत जो पहली यूनिट है उसके अंतर्गत जो पहला है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के अंतर्गत हम लोक प्रशासन का अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे, लोक प्रशासन के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन लोक प्रशासन का अर्थ जानने से पहले हमें जानना होगा प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रशासन किसे कहते हैं, प्रशासन का क्या अर्थ है। जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो आज जिस आधुनिक समाज में हम रह रहे हैं उस आधुनिक समाज, वह वस्तुतः आर्थिक आधुनिक समाज अगर आज जीवित है तो उसके पीछे लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन की आधुनिक समाज को, वर्तमान आधुनिक समाज को, वर्तमान समाज को जीवंत बनाए रखने में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। जो नित्य परिवर्तन जिसमें आ रहे हैं आधुनिक समाज में, तकनीक में तेज़ी से जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में जो तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब परिवर्तनों के अनुरूप समाज को बनाए रखने के लिए में लोक प्रशासन की केंद्रीय भूमिका है। अगर हम लोक प्रशासन की बात करें, एक लोक प्रशासन एक व्यवस्था के रूप में मानव समाज के इतिहास के आरंभ से ही लोक प्रशासन जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में लोक प्रशासन अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक विषय के रूप में तो इसका अध्ययन अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन एक व्यवस्था के रूप में लोक प्रशासन का जो इतिहास है वो मानव समाज के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। वस्तुतः मानव समाज का जो इतिहास है वो मानव समाज ने किस तरह से लोक प्रशासन की कला को जानने का, सीखने का प्रयास किया है, इसी का ही इतिहास है। मानव समाज का इतिहास यही इतिहास है कि जो जैसे जैसे मानव लोक प्रशासन की कला को सीखता गया, लोक प्रशासन की कला में प्रवीण होता गया, लोक प्रशासन को जितना अधिक अच्छी तरह से समझ सका, वैसे वैसे अपने इतिहास की रचना करता चला गया। मानव समाज ने जिस दिन लोक प्रशासन की कला को सीख लिया था तभी उसने इतिहास का निर्माण भी आरंभ कर दिया था। लोक प्रशासन एक व्यवस्था के रूप में तो बहुत अधिक प्राचीन है, पर एक विषय के रूप में अत्याधुनिक है। हम एक व्यवस्था के रूप में तो हम पहले ही जैसे बात कर चुके हैं कि मानव समाज के इतिहास के साथ साथ जुड़ा हुआ है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन क्योंकि जैसे जैसे मानव ने संगठित होकर रहना सीखा, काम करना सीखा, वैसे वैसे उसने अपने इतिहास को बनाना सीखा, इतिहास को जानना इतिहास का निर्माण करना सीखा। क्योंकि इतिहास का निर्माण तभी हुआ जब मनुष्य ने संगठित रहकर कोई कार्य संपन्न किया। जब मनुष्य संगठित रहकर कार्य संपन्न करना, जिन उद्देश्यों को मनुष्य प्राप्त करना चाहता था, जो मनुष्य जीवन के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए मनुष्य जीवन जीता है, उन उद्देश्यों को मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकता है, उन उद्देश्यों को मनुष्य कैसे हासिल कर सकता है, और वो जो उद्देश्य हैं वह उद्देश्य मनुष्य आसानी से तभी हासिल कर सकता है तब वह संगठित रहकर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे। तो जैसे जैसे मनुष्य ने संगठित रहना सीखा, अपने संगठन को व्यवस्थित करना सीखा और अपने वैज्ञानिक तरीकों से खुद को व्यवस्थित रखकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना सीखा, वैसे वैसे वो नए नए इतिहास की नए नए सोपानों का निर्माण करता चला गया। इस तरह से लोक प्रशासन व्यवस्था के रूप में तो अति प्राचीनतम है, मनुष्य के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, पर एक विषय के रूप में एक लोक प्रशासन अति आधुनिक है। लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में हम समझें, उसको जानें, इससे पहले हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। लोक प्रशासन दो शब्दों से जुड़कर बना है, लोक और प्रशासन। अंग्रेजी में इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। हिंदी की तरह अंग्रेजी में भी यह दो शब्दों पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़कर बना है। लोक प्रशासन शब्द का जो निर्माण हुआ है वो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के आगे लोक, पब्लिक शब्द लगाने से हुआ है।
आप यहाँ देखिए, लोक प्रशासन यानी लोक प्लस प्रशासन, यहाँ दोनों अलग अलग हैं, लोक अलग है, प्रशासन अलग है। तो हम लोक प्रशासन का अर्थ जानने के लिए पहले हम प्रशासन का अर्थ जानेंगे। आज की हमारी क्लास में हम प्रशासन क्या है, प्रशासन का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, और जो अगली जो हमारी वीडियो क्लास होगी उसमें हम लोक का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, और फिर लोक और प्रशासन को मिलने से जो लोक प्रशासन शब्द बनता है, इस लोक प्रशासन का अर्थ जानने का प्रयास हम अगली अपनी क्लास में करेंगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के आगे पब्लिक जोड़ने से होता है। पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन जब दोनों शब्द जब मिलते हैं तब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण होता है। तो हम आज की क्लास में एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। प्रशासन शब्द का अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन के हिंदी अनुवाद के रूप में उपयोग किया गया है। जो हमारा प्रशासन शब्द है वह अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, उसका हिंदी अनुवाद है। और जो अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, यह लैटिन भाषा के शब्द एड प्लस मिनिस्ट्रेट शब्दों की संधि से बना है। यानी लैटिन भाषा के जो शब्द हैं एड और मिनिस्ट्रेट, उन दोनों शब्दों को जोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का निर्माण हुआ है। इस एड प्लस मिनिस्ट्रेट का शब्द है का अर्थ है कार्य करवाना, प्रबंधन करना या सेवा करना। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्थ है वह है कार्य करवाना, प्रबंधन करना अथवा सेवा करना। लोक प्रशासन के विद्वानों ने प्रशासन की अनेक परिभाषाओं का निर्माण किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं निग्रो की। तो निग्रो ने जो प्रशासन की परिभाषा दी है, निग्रो ने प्रशासन की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रशासन मनुष्य और संसाधनों का संगठन व प्रयोग है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यानी प्रशासन क्या है, जो मनुष्य है और जो संसाधन है उन दोनों का संगठन व प्रयोग है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो मनुष्य और संसाधन जब दोनों मिल जाते हैं, दोनों संगठित हो जाते हैं, और दोनों संगठित होकर उनका दोनों व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करते हैं ताकि जो निश्चित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके, उसे प्रशासन कहा जाता है। इयन ग्लैडन की जो परिभाषा है, इयन ग्लैडन कहते हैं कि प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है। वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है जिसका साधारण सा अर्थ है, यानी लोगों की सेवा एवं देखभाल करना। साधारण सा अर्थ उन्होंने बताया, लोगों की सेवा एवं देखभाल करना, कार्यों की व्यवस्था करना। यह एक चेतन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित क्रिया है। चेतन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित क्रिया है। चेतन उद्देश्य क्या है? चेतन उद्देश्य जो लोगों की सेवा एवं देखभाल करने के उद्देश्य का जो उद्देश्य है वो चेतन होता है, क्योंकि यह सचेत रहता है उद्देश्य, ताकि लोगों की सेवा एवं देखभाल करने के लिए उद्देश्य परिवर्तित होता रहता है, ताकि लोगों की सेवा एवं देखभाल करने के लिए वह सदैव सजीव रहकर लोगों की सेवा एवं देखभाल के लिए कार्य उद्देश्य परिवर्तित होता रहता है, और उसका उद्देश्य केवल यही रहता है कि लोगों की सेवा एवं देखभाल हो सके। इसलिए इसे एक चेतन उद्देश्य कहा जाता है। चेतन उद्देश्य यानी वह उद्देश्य जिसका उद्देश्य लोगों की सेवा एवं देखभाल करना, लेकिन उनकी देखभाल कैसे हो सके इसके लिए वह उद्देश्य सदैव जीवित होकर अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध रहकर परिवर्तित होता रहता है। इसलिए इसे इयन ग्लैडन ने चेतन उद्देश्य कहा है, और इस सजीव उद्देश्य को लोगों की सेवा में देखभाल करने का जो सजीव उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए एक निश्चित क्रिया है। क्रिया को प्रशासन इयन ग्लैडन ने बताया है। पिफनर की जो परिभाषा है, पिफनर कहते हैं वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। पिफनर ने यह कहा किस बात की बात कही है? वांछित उद्देश्यों की, यानी निश्चित उद्देश्यों की। वांछित उद्देश्यों जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे उद्देश्यों, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संचालन तथा संगठन को प्रशासन कहते हैं। यानी वो उद्देश्य जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को संचालन तथा संगठन को प्रशासन कहा जाता है। यह पिफनर ने कहा है। पिफनर भी यहाँ उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन से उद्देश्य? वांछित उद्देश्य जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित उद्देश्य जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए कौन प्रयत्न करते हैं? मानवीय संसाधन, मानवीय मनुष्य और भौतिक संसाधन। जब मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का संचालन तथा संगठन किया जाता है ताकि निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, तो उसे प्रशासन कहा जाता है, प्रशासन कहते हैं। साइमन क्या कहते हैं? व्यापक अर्थ में जो समूह किसको सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो समूह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं
उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। यानी जो समूह सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग कर रहे हैं उनके कार्यों को प्रशासन कहा जाता है। यहाँ भी क्या है, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यहाँ भी उद्देश्य क्या है, यहाँ पर सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह जो सहयोग करते हैं, समूह मनुष्यों के समूह सहयोग करते हैं, तब उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। गुली क्या कहते हैं, अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करवाना ही प्रशासन है। यहाँ भी लक्ष्य आ गए हैं, उद्देश्य आ गए हैं। यानी उद्देश्य कैसे हैं, अच्छी तरह से परिभाषित हैं, पूर्व निर्धारित हैं। वांछित जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए कार्य करवाना ही प्रशासन कहलाता है। यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करवाना ही प्रशासन है। जॉर्ज ई बर्कले क्या कहते हैं, जॉर्ज ई बर्कले का कहना है कि प्रशासन समान उद्देश्यों के लिए, कैसे उद्देश्यों के लिए, समान उद्देश्यों के लिए, समान उद्देश्यों के लिए मनुष्यों को एक साथ अंतर संबंधित कर कार्य कराने की प्रक्रिया है। यहाँ भी बर्कले उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्यों की बात कर रहे हैं, मनुष्यों के समूह की बात कर रहे हैं, उन मनुष्यों के समूह को एक साथ जोड़कर अंतर संबंधित कर कार्य कराने की प्रक्रिया ही कहलाती है प्रशासन, बर्कले के अनुसार। और जो एफएम मार्क्स हैं उनका कहना है कि प्रशासन चैतन्य उद्देश्यों को, जो हमने चेतन उद्देश्य की बात की थी, उसी तरह से प्रशासन चैतन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चयात्मक क्रिया है। यानी पूर्व निश्चित क्रिया है। कौन से उद्देश्यों के लिए, चैतन्य उद्देश्यों को, उन उद्देश्यों को जो चेतन है, जो लोक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, जीवित रहते हैं, सजीव रहते हैं। ऐसे सजीव चेतन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व निश्चित जो क्रिया है उसे कहते हैं प्रशासन। आगे वो कहते हैं कि यह उन वस्तुओं का संगठित प्रयत्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है जिन्हें हम क्रियान्वित करना चाहते हैं। यह जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास साधन है, जैसे एक विद्यार्थी के पास कलम होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए, और ये जो कॉपी कलम पुस्तक हैं ये एक विद्यार्थी के संसाधन है। अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में बिल्डिंग होनी चाहिए, कॉलेज में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, चौक होना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब संसाधन है। इन साधन और संसाधनों का जब संगठित प्रयत्न और निश्चित प्रयोग किया जाए जिससे हम पढ़ाने के उद्देश्य को, जिन उद्देश्यों को क्रियान्वित करना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकें, तो इसे हम कहेंगे प्रशासन। यानी प्रशासन चैतन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है। यह उन वस्तुओं का संगठित प्रयत्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है जिन्हें हम क्रियान्वित करना चाहते हैं। जैसे अगर हम प्रशासन के संदर्भ में हम इस क्लास की बात करें तो इस क्लास का उद्देश्य है पढ़ाना, और इस पढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे साधन क्या हैं। आप जिस मोबाइल या कंप्यूटर पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपका साधन हो गया, इंटरनेट भी इसका एक संसाधन हो गया, और जो हमने जो वीडियो बनाया है और जिस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, तो ये भी एक संसाधन है। जब इन साधनों का एक निश्चित प्रयोग किया गया तो उस निश्चित प्रयोग से आपके पास ये यूट्यूब क्लास पहुंच रही है और इसका आप अध्ययन कर पा रहे हैं। तो हमारे जो उद्देश्य, जो पढ़ाने का उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए तो जो सारे जो साधन है उनका जो निश्चित प्रयोग करके हम कार्य कर रहे हैं तो इसे ही प्रशासन कहा जाएगा। यानी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो निश्चयात्मक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्रशासन कहा जाता है। जॉन ए विक का कहना है कि प्रशासन एक निश्चित क्रिया है, प्रशासन एक निश्चित क्रिया है जो चैतन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। प्रशासन एक निश्चित क्रिया है जो चैतन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह कार्यक्रमबद्ध व्यवस्था है तथा साधनों का सुविचारित प्रयोग है। यानी जो इसमें जो व्यवस्था है वो कार्यक्रमबद्ध है, पूर्व निश्चित उद्देश्य का व्यवस्था है, तथा साधनों का, जो हमारे साधन है उनका बिल्कुल सुविचारित प्रयोग है, ताकि जो कार्य हम करवाना चाहते हैं, जिन कार्यों को हम संपादित करना चाहते हैं, जिन कार्यों को हम संपूर्ण कराना चाहते हैं, उन कार्यों को किया जा सके। जो हम काम करवाना चाहते हैं उन कार्यों को किया जा सके, और उन कार्यों में जो बाधक तत्व हैं, जो कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं, जो बाधक तत्व हैं, उनको रोका जा सके, ताकि उनको रोका जा सके। यह मानवीय श्रम एवं साधनों का क्रमिक प्रयोग है। जो हमारे मानवीय श्रम है,
मनुष्य का जो श्रम है और जो हमारे साधन है, जिन साधनों की हम बात कर रहे थे, हमने उदाहरण दिया था, उन साधनों का जब क्रमानुसार प्रयोग किया जाता है ताकि हम हमारे जो निर्धारित उद्देश्य हैं, हमारे निर्धारित उद्देश्यों को कम से कम समय, धन और शक्ति के प्रयोग से प्राप्त किया जा सके, ताकि हम पूर्व प्रशासन के जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनको कम से कम समय लगे, हमारा कम से कम समय खर्च हो, कम से कम धन खर्च हो और कम से कम हमारी शक्ति, कम से कम हमारी ऊर्जा का प्रयोग हो। इनका कम से कम प्रयोग करते हुए इनका संग्रह, इनको बचाते हुए हम अपने जब उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, तो यही प्रशासन कहलाता है कि जब मानवीय श्रम एवं साधनों कर्मियों प्रयोग करें ताकि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम समय, धन और शक्ति का कम से कम प्रयोग करके चैतन्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार प्रशासन एक सर्वव्यापक क्रिया है। तो जहाँ भी मनुष्यों के समूह जो 2 हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, और हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में जो समूह काम कर रहे हैं, वो समूह जब मिलजुल कर काम करते हैं ताकि जो उनके निश्चित उद्देश्य उनको प्राप्त किया जा सके, तो उसे प्रशासन कहा जाता है। यानी प्रशासन एक सर्वव्यापक क्रिया है। तो जहाँ भी मनुष्यों के समूह मिलजुल कर काम कर रहे हैं, अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको हम प्रशासन कह सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या कहा गया कि प्रशासन एक सर्वव्यापक क्रिया है जो प्रत्येक उस स्थान पर नजर आती है जहाँ पर भी व्यक्तियों का समूह मिलजुल कर व्यवस्थित तरीके से अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। यानी प्रशासनिक सर्वव्यापक क्रिया क्यों है, कहाँ है? क्योंकि यह प्रत्येक उस स्थान पर प्रशासन, हम उस स्थान पर हम प्रशासन को कह सकते हैं कि प्रशासन है। कहाँ पर है? जहाँ पर भी व्यक्तियों का समूह मिलजुल कर व्यवस्थित तरीके से अपने निश्चित उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है, तो उसे हम प्रशासन कह सकते हैं। अगर आप अपने गांव से बाहर निकलें और आपको लगे कि कोई ट्रॉली मिट्टी भर कर ले जा रही है, तो आप उसमें देखेंगे कि एक ट्रॉली, एक उसका ड्राइवर है, एक उसका मजदूर है जो मिट्टी खोद कर उसमें भर रहा है, या फिर आप कहीं देखेंगे कि उस मिट्टी भरने के लिए वो किसी मशीन का प्रयोग कर रहा है, उसका मशीन का प्रयोग कर रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो उनका एक अपना प्रशासन है। अगर हम एक दुकान को देखते हैं, दुकान को एक संभालने वाला व्यक्ति है और उसके साथ में 3 व्यक्ति हैं जो काम कर रहे हैं, कस्टमर्स को सामान पहुंचा रहे हैं, तो ये उनकी व्यवस्था है, उनका प्रशासन है। अगर हम स्कूल को देखें तो स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और एक उसका वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर बहुत सारे टीचर्स होते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं, और उस स्कूल का ऑफिस होता है। तो वो सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से अपने काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी मनुष्यों का समूह मिलजुल कर व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है, तो उसे हम प्रशासन कह सकते हैं। तो प्रशासन मनुष्य तथा संसाधनों का ऐसा प्रयोग तथा संगठन है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इसमें कार्य करना, दूसरों से कार्य करवाना सम्मिलित है। जब कभी भी और जहाँ कहीं भी मनुष्य एक समान उद्देश्य निश्चित कर मिलजुल कर काम करते हैं, तो वे प्रशासन की रचना करते हैं। जहाँ भी मनुष्य मिलजुल कर एक समान उद्देश्य को निश्चित कर मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो वे प्रशासन का निर्माण कर देते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव समाज में विभिन्न गतिविधियों का सुचारू संगठन तथा प्रबंधन अति आवश्यक है। प्रशासन इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो प्रशासन की हम सरल सी परिभाषा की बात करें अंत में, प्रशासन की सरल सी परिभाषा क्या हो सकती है? तो प्रशासन की सरल सी परिभाषा यह हो सकती है कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से मिलकर कार्य करते हैं, तो उसे प्रशासन कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से मिलजुल कर काम करते हैं ताकि जो उनके निश्चित उद्देश्य उनको प्राप्त किया जा सके, तो उसे प्रशासन कहते हैं। यह प्रशासन की एक सरल सी परिभाषा है। क्या है? जब पूर्व निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से मिलजुल कर काम कर रहे हैं ताकि जो हमारा पूर्व निश्चित उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके, इसे प्रशासन कहा जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।